आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सैफरान के बारे में। हमने कल डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप में बताया कि सैफरान की तरफ से ये इंडिकेशन सामने आए हैं कि उन्होंने इंडियन टीओटी को लेकर बात करी है, लेकिन आज जो आधिकारिक स्टेटमेंट है ये भी सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि सैफरान ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि सैफरान और जीटीआरई के साथ मिल करके जो इंजन विकसित किया जाना है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ आने वाला है। सैफरान की तरफ से ये कहा गया कि ये एक 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी जिसमें हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी भी शामिल है और ये भारत के फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर या उसके बाद के जो फाइटर जेट है उनको पावर करने के लिए एक सुटेबल इंजन होने वाला है। ये अनाउंसमेंट खुद सैफरान के चीफ एग्जीक्यूटिव ओलियर एंड्रीज की तरफ से की गई है, जहां पर उन्होंने इन खबरों को भी वैलिडेट किया कि हाँ, सैफरान ने जो प्रॉमिस किया है कि वो 1 दशक के अंतर्गत इंजन विकसित करेंगे उस पर भी सैफरान बना हुआ है। अगर हम उनके स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियरली ये कहा है कि ये एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है, जहां पर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके एक नया इंजन विकसित करने वाले हैं और ये इंजन काफ़ी यूनिक होगा क्योंकि अभी तक इस तरह का जो इंजन है हम में से किसी ने नहीं बनाया है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट के पीछे एक वजह यह है कि शुरुआती तौर पे आपको याद होगा जब जीटीआरई और सैफरान की बात चल रही थी तो सैफरान ने M88 पर आधारित इंजन ऑफर किया था भारत को और कहा था कि ये इंजन बेसिकली ट्यून अप किया जा सकता है और इससे 110 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है ये प्रदान हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा अर्लियर जब एमका की बात होती थी तो हम सब 110 किलोमीटर के इंजन को लेकर के ही आगे बढ़ रहे थे और उसी समय जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन हो गया या फिर रोल्स रॉयस का जो इंजन हो गया, ये सभी कंपेटिटर बने हुए थे। लेकिन जब रिक्वायरमेंट चेंज हुई और 120 किलोमीटर के इंजन की बात आई तो वहां पर जो मुख्य कंपटीशन था वो रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में ही था और सैफरान ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी देखने को मिलने वाली है। और अचानक से इस विषय पर बात इसलिए ज़्यादा होना शुरू हो गई है क्योंकि सैफरान ने अपने खुद से ये कह दिया है कि वो हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी भी भारत को देने वाले हैं। जी हाँ, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी फिलहाल जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड वाइड उनके तरफ से ये मोस्ट टाइटली गार्डेड टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी इसका एक्सेस किसी को नहीं मिलता। लेकिन भारत को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस सेंसिटिव पार्ट का जो एक्सेस है वो मिलने वाला है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर मेटलर्जी हो गया, टरबाइन ब्लेड्स हो गई, कंबशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सभी का एक्सेस भारत को मिलेगा और इसीलिए इस डील को हिस्टोरिक डील माना जा रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भारत काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करता रहा था और अब इस समय सैफरान और जीटीआरई जब इनका मर्जर हो रहा है या इनका कोलैबोरेशन हो रहा है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर्डल जिस पे हम काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे उसका कोई निवारण हमें देखने को मिलेगा। मीडिया संस्थान IDRW की तरफ से पहले ही जो है ये रिपोर्ट चलाई गई थी, लेकिन उस समय कोई वैलिड सोर्स नहीं थे इसलिए इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब वो चीज़ें सत्य हो गई हैं कि अब जो रिपोर्ट है वो यही इंगित करती है कि बहुत जल्दी जो डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डील का अनाउंसमेंट सिर्फ एक औपचारिकता ही बची है, बल्कि जिस प्रकार से अभी ये डेवलपमेंट हुए हैं सैफरान यहाँ पर क्लियर विनर है और इन्हीं के साथ मिलकर के हमें इंजन बनाना है। अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है क्योंकि इसमें हजारों मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिन्हें बनाना पड़ता है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो अभी तक भारत के लिए काफ़ी दुर्गम मानी जा रही थी वो थी हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हाई टेम्परेचर कोर होती है जो जेट इंजन की, इसको बनाना, टरबाइन ब्लेड्स को बनाना, कंबशन चैम्बर्स को बनाना, ये अपने आप में एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है और यही चीज़ ऐसी है जिसको हर इंजन मैन्युफैक्चरर काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता है और भारत इसी के लिए जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको सीख कर रहा था और इस टाइम पर जो कि सैफरान ने खुद ये कह दिया है कि वो इसको ऑफर करेंगे। तो एक और अनाउंसमेंट सामने हुई थी जहां पर कहा गया था कि जो प्रोटोटाइप हैं ये 12 वर्ष के पहले ही जो वैलिडेट है वो कर लिए जाएंगे। जी हाँ, जो प्रोटोटाइप्स का वैलिडेशन है ये 12 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगा, जहां पर 12 वर्ष में प्रोडक्शन रेडी जो इंजन है वो तैयार कर दिया जाएगा। सैफरान ने यह भी कहा कि हम जो इंजन बना रहे हैं वो सिर्फ 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट नहीं करेगा, बल्कि उस 120 किलोन्यूटन के इंजन को 140 किलोन्यूटन तक स्केल अप किया जा सकता है और ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। एंड्रीज ने यह भी कंफर्म किया कि वो उस समय एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं जहां पर कम से कम समय में ये इंजन बनाया जा सके और ये इंजन का फ़ायदा सैफरान और जीटीआरई दोनों को होने वाला है।
इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से जब बात करी तो ये पता चला कि भारत सरकार बहुत जल्दी एक जॉइंट वेंचर को अनाउंस करने वाली है। एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि ये इंजन सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सैफरान और जीटीआरई दोनों ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि इस इंजन का जो फिजिकल डायमेंशन है वो काफी हद तक F414 जो कि हमें तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप और AMCA मार्क 1 के प्रोटोटाइप में देखने को मिलेंगे उनके समकक्ष होगा। जी हाँ, ये जो हमारा 120 क्विंटल का इंजन है ये डायमेंशनली F414 के समकक्ष होने वाला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में अगर भारत ये चाहता है कि अपने फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाए तो जो कंपेटिबिलिटी फैक्टर है ये भारत के पक्ष में होगा और जो लॉजिस्टिकल सिनर्जी है वो हमें देखने को मिलेगी। गौर करने वाली बात ये है कि अभी तुरंत बनने के बाद ही शायद ये हमें तेजस मार्क 2 में देखने को ना मिले। शायद हमने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि जब तेजस मार्क 2 अपने मिड लाइफ अपग्रेड को प्राप्त कर रहा होगा तो वहां पर हमारे पास एक स्कोप होगा कि हम जो इंजन है इसको रेट्रोफिट कर सकते हैं और जो सैफरान का इंजन है उसको जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसा करने से जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी और जो ट्रेनिंग बर्डन्स हैं वो भी काफ़ी कम होंगे। और क्योंकि इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस, अडानी डिफेंस, तो इसके चलते जो प्रोग्राम है वो काफ़ी रफ्तार को पकड़ेगा और जो सपोर्ट है वो हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसीलिए इस इंजन को आने वाले भविष्य में हम एक जो आइडियल इंजन है हर एयरक्राफ्ट में उसके तौर पर देख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये इंजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ हमें कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलते हैं जो कि की टेक्नोलॉजी हम विकसित करेंगे। यानी कि भारत अगर चाहे तो इसके हिसाब से फिर अपने इंजन को मॉडिफाई कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है या जो चेंजेस करना चाहे कर सकता है। फ्रांस किसी प्रकार से यहाँ पर आपत्ति नहीं दर्ज करवाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट तो अब यहाँ तक अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं कि इनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, नए वेरिएंट विकसित कर सकता है अपने यूकैप और यूसीएवी के लिए। और इसके अलावा जो मरीन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एडाप्टेशन है ये भी भविष्य में हमें देखने को मिल सकती है। यानी उम्मीदें हमने बहुत ज़्यादा लगा ली हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हमें देखना है कि ये इंजन हमें देखने को कब मिलता है। खैर, अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो ये 120 से 140 किलोमीटर का थ्रस्ट होगा। ट्रैक ट्रांसफर कंप्लीटली हमें मिलने वाली है। अगर आप इसको F414 से कंपेयर करें तो वहाँ पर हमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलने वाली होती है। वहीं F414 के केस में IPR जनरल इलेक्ट्रिक के पास है, जबकि इस मामले में फुल IPR भारत के पास होने वाला है। तो ये कुछ की डिफरेंस है जो आपको दो इंजन प्रोग्राम में देखने को मिले हैं। और ये 9 से 12 वर्ष में जो प्रोटोटाइप है तैयार करने की बात भी कही गई है, जहां पर राफेल को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज किए जाने की बात सामने आ रही है। तो देखते हैं भविष्य में और क्या अपडेट्स हमें देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।